Hello friends, this is ex-Major Manish Bhatnagar. Welcome to video number 2 of the Science Beyond channel. इस वीडियो में मुख्यतः बात होगी मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस और इनके हाई फेलियर रेट से उभरने वाले पहलुओं की, जिसमें यूनिवर्सैलिटी ऑफ बिग जी का सही या गलत होना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मून की पृथ्वी से 1/6 ग्रेविटी के कारण टाइम जोन का भिन्न होना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा प्रश्न भी उठेगा कि पर्टर्बेशन थ्योरी असल में कार्य करती भी है या नहीं, और इस सब के चलते कहीं अधिकतर मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस के फेल होने का राज इसकी ग्रेविटी में तो नहीं छुपा, और यदि हां तो ग्रेविटी के किन पहलुओं के कारण। सबसे पहले मानव निर्मित ऑब्जेक्ट के रूप में सोवियत यूनियन के लूना 2 ने 13 सितंबर 1959 को मून की सतह पर इंपैक्ट लैंडिंग करी थी। इसके 7 साल बाद 1966 में लूना 9 और लूना 13 मिशंस ने पहली सॉफ्ट लैंडिंग करी, किंतु मौजूदा कालखंड में अब तक सिर्फ यूएसए ही एकमात्र देश है जो मानव सहित मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस पूरे करने में सफल रहा है। सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन अपोलो 11 मिशंस के तहत 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरकर सुरक्षित वापस पृथ्वी पर आने में सफल रहे थे। यही सफलता अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17 मानव सहित मिशंस को भी मिली, जो कि 1969 और दिसंबर 1972 के बीच में हुआ। इन मिशंस के अतिरिक्त और कोई मानव सहित मून लैंडिंग नहीं हुई है। चंद्रमा की सतह पर अनप्लैन्ड क्रैश लैंडिंग्स की संख्या काफी अधिक है। मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशन से जुड़े रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स का यह मानना है कि किसी भी कारण से यदि मून ऑर्बिटर्स पे करेक्शंस अप्लाई ना हो पाए तो ये ऑर्बिटर्स अक्सर अपनी तय ऑर्बिट को छोड़कर ग्रेविटेशनल एनोमलीज के चलते अनप्लैन्ड क्रैश लैंडिंग की नियति को प्राप्त हो जाते हैं। उनका मानना है कि ग्रेविटेशनल एनोमलीज चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद मास कॉन्सेंट्रेशंस या मास कॉन्स के कारण होता है। वे इन मास कॉन्स का सोर्स पास्ट में चंद्रमा से आकर टकराने वाली बड़ी बड़ी बॉडीज को मानते हैं, जो कि चंद्रमा की सतह के नीचे अलग अलग गहराइयों में अपने अलग अलग कंपोजिशंस के साथ एम्बेडेड होती रहीं। अगर उनका यह मानना सही है तो यही बात सोलर सिस्टम में अन्य सॉलिड सरफेस वाली सभी एंटिटीज के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि इन सभी सॉलिड प्लैनेट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स का पास्ट भी गर्म लावे और इंपैक्टिंग बॉडीज से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त सतह के नीचे की टेक्टोनिक और ज्वालामुखी संबंधित गतिविधियां भी मास कॉन्स को जन्म देती रही होंगी। यह माना जा सकता है कि मास कॉन्स जितने मून पर मौजूद हैं, लगभग उतने ही अन्य मौजूदा सॉलिड ग्रहों और खुद हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद होंगे। फिर क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ लो मून ऑर्बिट यानी कि मून की सतह से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले ऑर्बिट्स पर घूमने वाले ऑर्बिटर्स अलग अलग दिशाओं में अनियमित ग्रेविटेशनल पुल को एक्सपीरियंस करते हैं? कहानी जटिल हो जाती है जब हमें किसी स्पेस व्हीकल को मून की सतह पर सॉफ्ट लैंड करना हो, और अगर उनमें एस्ट्रोनॉट्स का जीवन भी सुरक्षित रखना हो तो वाकई मामला गंभीर हो जाता है। किसी भी मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशन में चुनी गई लैंडिंग साइट तक पहुंचने में सबसे बड़ा चैलेंज वर्टिकल स्पीड को नियंत्रित करने का होता है। अब तक के सफल मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस का प्रतिशत मात्र 37% रहा है। किसी भी मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशन में मुख्यतया एक बड़ा ऑर्बिटर स्पेस व्हीकल होता है जो एस्ट्रोनॉट्स और मून लैंडर को पृथ्वी से चंद्रमा की ऑर्बिट तक ले जाता है और वापस पृथ्वी पर भी लाता है। ऑर्बिटर चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए चुने हुए समय पर मून लैंडर, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को भी कैरी करता है, को मून की सतह तक जाने और अपने परीक्षण कर वापस ऑर्बिटर से जुड़ने में असिस्ट करता है। लैंडर में डिसेंट यानी कि चंद्रमा की सतह तक लैंड करने और सतह से टेक ऑफ कर वापस ऑर्बिटर से जुड़ने के डिटैचेबल प्रोपल्शन सिस्टम्स लगे होते हैं। लैंडर को उसमें सवार मून लैंडिंग एस्ट्रोनॉट्स
या कंप्यूटर्स फ्लाई और लैंड कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रीफेड फ्लाइट पैरामीटर्स और कंट्रोल्स एक्टिव रहते हैं। मैन्ड मिशंस को ऑनबोर्ड एस्ट्रोनॉट्स कभी भी कंप्यूटर या ऑटो पायलट से स्वयं टेक ओवर कर सकते हैं और उन्हें ऐसा पहले मैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग मिशन से लेकर आखिरी मिशन तक करना ही पड़ा था, क्योंकि कंप्यूटर या ऑटो पायलटेड फ्लाइट सही लैंडिंग साइट तक पहुंचाने और फ्लाइट पैरामीटर्स को अचीव करने में सफल होते नहीं दिखे थे। चंद्रमा पर ऑटो पायलट या कंप्यूटर कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग पूरी तरह कभी भी सफल नहीं हो पाई। जब ऑटो पायलट अपोलो 11 को प्लान्ड लैंडिंग साइट से कई मील दूर ले गया तो अंतिम समय में क्रू ने स्वयं फ्लाइंग कर सफल लैंडिंग कराई थी। हालात इतने गंभीर बन चुके थे कि जब लैंडिंग हुई तो सिर्फ 11 सेकंड्स का फ्यूल शेष था। अन्य 5 मैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस यानी कि अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17 को भी लैंडिंग की फाइनल स्टेज में मैनुअल फ्लाइंग यानी कि उनमें सवार क्रू द्वारा अंतिम पलों तक फ्लाइट को नियंत्रित कर सफल लैंडिंग्स करानी पड़ी थी, जो चुनी हुई साइट से कुछ दूरी पर ही लैंड हो पाई। बावजूद इसके कि इन सभी 6 मिशंस में कोई भी बड़ा इक्विपमेंट मेल फंक्शन जो कि सेफ लैंडिंग में बाधा बनता नहीं हुआ था। इनमें से एक अपोलो 13 ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोजन के चलते लैंडिंग को पहले ही अबॉर्ट कर चुका था। इन अनुभवों से एक निष्कर्ष साफ तौर पर निकाला जा सकता है कि ऑटो पायलट के द्वारा कोई भी मैन्ड मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशन आज तक सफल नहीं हो पाया है, जबकि फ्लाइट कंट्रोल्स को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर्स को हर अनुभव के बाद और भी रिफाइन किया जाता रहा है। इस चर्चा में ध्यान रखने वाला पहलू यह भी है कि अनमैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस का टॉलरेंस लेवल यानी कि टचडाउन का इंपैक्ट मैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग मिशन से कहीं अधिक हो सकता है, किंतु कुछ अनबूझे कारणों की वजह से मून पर ऑटो पायलट सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस के सफल होने की संभावना बेहद कम अर्थात 37% और मैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस की अनटेस्टेड या 0% रही है। घबराइए नहीं, हम लोग मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस के पीछे की रॉकेट साइंस पर चर्चा नहीं करने जा रहे, लेकिन इनके अनुभवों से हम ब्रह्मांड की वर्किंग से जुड़े कुछ अनबूझे रहस्यों को सुलझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। चंद्रमा पर मैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करने के पहले यूएसए ने 1966 से 1967 तक लूनर ऑर्बिटर मिशंस के जरिए डॉपलर ट्रेसिंग टेक्निक से चंद्रमा की ग्रेविटी का अध्ययन किया था। इन मिशंस के दौरान चंद्रमा के अलग अलग हिस्सों पर मून की ग्रेविटी कुछ डिफरेंट वैल्यूज के साथ पाई गई थी। हालांकि उनके मेजरमेंट्स का टाइम अलग अलग था, फिर भी उन्होंने अलग अलग ग्रेविटी का कारण चंद्रमा की सतह के नीचे मास कॉन्सेंट्रेशंस यानी मॉस्कॉन्स द्वारा उत्पन्न पर्टुबरेशंस या प्रभाव को माना। ऐसा ही कुछ निष्कर्ष अपोलो 16 और अपोलो 17 द्वारा मून की ऑर्बिट में छोड़े गए उपग्रहों द्वारा रिकॉर्ड अलग अलग ग्रेविटी से निकाला गया। इन ग्रेविटी जोन्स की यथासंभव मैपिंग भी करी गई, जो शायद दोबारा रिपीट नहीं हुई। अपने शोध में मैंने इन ग्रेविटी एनोमलीज का कारण मैस्कॉन से कहीं अधिक उपग्रहों, ग्रहों, सूर्य, सौरमंडल और गैलेक्सी में निरंतर परिवर्तनशील आपसी एंगुलर प्लेसमेंट्स और बदलती दूरियों के अनगिनत कॉम्बिनेशंस को बताया है, जिसका मेरी पुस्तक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी में विस्तार से वर्णन है। अर्थात पश्चिमी विज्ञान का यह मानना कि उनके द्वारा मून की रिकॉर्ड की गई ग्रेविटेशनल एनोमलीज या वेरिएशंस का कारण मूल रूप से सिर्फ मैस्कॉन्स है, गलत है। दरअसल पृथ्वी और सोलर सिस्टम्स के अन्य ग्रहों के मास की तुलना में चंद्रमा काफी छोटा है। इसके चलते ग्रहों, उपग्रहों, स्वयं सूर्य और गैलेक्टिक इन्फ्लुएंस के कारण यह न सिर्फ अधिक वॉबल करता है, बल्कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड भी नॉर्मल से कहीं अधिक वेरी करती है। अब जरा सोच कर देखिए, क्या ये सब मास्कॉन्स कर पाएंगे या फिर अन्य ग्रहों, सूर्य और गैलेक्टिक मूवमेंट्स द्वारा जनित पर्टुबरेशंस? यह एक सामान्य ज्ञान की बात है,
कि किसी भी होस्ट बॉडी के ग्रेविटेशनल जोन और उसके वायुमंडल में स्थित कोई भी वस्तु होस्ट बॉडी के ग्रेविटेशनल एक्सपीरियंस से सर्वाधिक प्रभावित होती है। जैसे कि चंद्रमा की ऑर्बिट में 1966 और 67 में चक्कर लगाने वाले यूएसए के ऑर्बिटर्स ने और कुछ सालों बाद अपोलो 16 और अपोलो 17 मिशंस द्वारा छोड़े गए उपग्रहों ने भी रिकॉर्ड किया था, किंतु भूलवश इन ग्रेविटेशनल एनोमलीज को मूलभूत रूप से चंद्रमा के मॉस्कोन्स का प्रभाव मान बैठे। गनीमत यह रही कि यूएस के अपोलो प्रोग्राम्स में हर एक मैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग को क्रूड लूनर लैंडर में ही सवार पायलट्स या एस्ट्रोनॉट्स से एग्जीक्यूट करवाया गया। और खुशी की बात यह भी है कि वे हर बार सफल रहे, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल डेरिवेशंस या कंप्यूटर की जगह अपने पायलट अनुभव पर अधिक भरोसा किया। पृथ्वी से भिन्न चंद्रमा पर लिक्विड वाटर, कोई बड़ा मोल्टन इनर कोर, एटमॉस्फेयर या कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं है जो चंद्रमा पर ग्रेविटी की बदलती वैल्यू को जस्टिफाई कर सके। फिर मून की बदलती ग्रेविटी का कारण मेनली मॉस्कोन्स पर्टुर्बेशंस हैं या कॉस्मिक पर्टुर्बेशंस या फिर दोनों का मिला जुला असर, यह बात जानी जा सकती थी अगर मून के किसी भी चुने हुए प्रोमिनेंट ग्रेविटी एनोमली स्पॉट की ग्रेविटी अलग अलग समय पर चेक की जाती। लेकिन पश्चिमी विज्ञान के किसी भी शोध ने ऐसे किए बिना ग्रेविटेशनल वेरिएशंस का कारण मॉस्कोन्स को घोषित कर दिया। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी विज्ञान ने अलग अलग समय पर ग्रेविटी का रिकॉर्ड नहीं एक्वायर किया। पश्चिमी विज्ञान को मून का ग्रेविटी मैप 3 अलग अलग समय खंडों में अवेलेबल हुआ है। सर्वप्रथम 1966-67 में मून ऑर्बिटर्स द्वारा बनाया गया। उसके उपरांत अपोलो 16-17 के सैटेलाइट्स द्वारा 1977 में बनाया गया और कुछ समय पूर्व ग्रेल ए व बी सैटेलाइट्स द्वारा 2011-12 में बनाया गया मैप। इन मैप्स के डाटा को या तो पश्चिमी विज्ञान ने कंपेयर नहीं किया या फिर इसके परिणाम को पब्लिक व्यू से छुपाए रखा है। इसकी कोई उचित वजह अब तक सामने भी नहीं आई है। मून मिशंस के अनुभव यूनिवर्सैलिटी ऑफ बिग जी को शक के पुख्ता दायरे में भी ला खड़ा करते हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों, उपग्रहों और अन्य कॉस्मिक एंटिटीज की ग्रेविटी न सिर्फ उनके स्वयं के मास से डिटरमिन होती है, बल्कि कॉस्मिक पर्टुर्बेशन से भी, जिन्हें यूनिवर्सैलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि बिग जी रत्ती भर भी इनकॉर्पोरेट नहीं करता। इसकी मैथमेटिकल वर्किंग टू बॉडी इंटर से ग्रेविटी को कुछ हद तक एकोमोडेट कर लेती है, लेकिन उपग्रह, ग्रह, सूर्य, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के इनफाइनाइट बॉडी सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने में पूर्णतया असमर्थ है। और इसीलिए ये एक होक्स के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां का ग्रेविटेशन और टाइम जोन अनगिनत कॉस्मिक पर्टुर्बेशन से अछूता हो। यूएसए के 1966-67 के लूनर ऑर्बिटर्स द्वारा रिकॉर्ड की गई लूनर ग्रेविटी के मैप्स उनके मैन्ड सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस में सहायक अवश्य रहे होंगे, किंतु सभी तैयारियों के बावजूद सभी लैंडिंग्स क्रू द्वारा ही करी गई, न कि ऑटो पायलट द्वारा। बावजूद इसके कि चंद्रमा पर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, क्रॉसविंड एटसेट्रा भी नहीं होते, जो कि अक्सर पृथ्वी पर ऑटो लैंड के पैरामीटर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्रूड मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस के पायलट्स का चुनाव ज्यादातर नेवल एविएशन से होता रहा है, क्योंकि वे वर्टिकल लैंडिंग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लैंडिंग्स के भी अनुभवी होते हैं। इस मसले की रॉकेट साइंस में ना घुसते हुए हम ग्रेविटी से जुड़े पहलुओं पर चर्चा अवश्य करेंगे। भारत का अगला मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशन चंद्रयान 3 वर्ष 2022 में लॉन्च होना है। मेरे हम्बल थॉट्स में चंद्रमा के बदलते ग्रेविटी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए यह बेहतर होगा कि मून लैंडर के फ्लाइट कंट्रोल्स रियल टाइम या कम्युनिकेशन टाइम लैग के बिना हो, चाहे इनका नियंत्रण ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के द्वारा हो या रिमोटली पायलटेड। लैंडिंग फ्लाइट कंट्रोल्स
हेलीकॉप्टर या वर्टिकल लैंडिंग्स में अनुभवी पायलट्स के हाथ में होना बेहतर होगा। ये याद रखना उचित होगा कि हर मून सॉफ्ट लैंडिंग एक नई या स्टैंड अलोन लैंडिंग होती है, जिसमें प्रायर प्रोग्रामिंग या प्रायर डाटा का रोल लिमिटेड ही रह जाता है। वापस चलते हैं ब्रह्मांड की वर्किंग से जुड़े पहलुओं की ओर। चंद्रमा की टिपिकल ग्रेविटी ब्रह्मांड की एंटिटीज के परस्पर प्रभाव, पर्टुर्बेशंस और इंटरकनेक्टेडनेस के पुख्ता सबूत प्रदर्शित करती है, जिसे पश्चिमी विज्ञान ने समझने का प्रयास शायद कभी किया ही नहीं। इसीलिए वे मून सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस में सफल होने के बाद भी ग्रेविटी और टाइम जोन्स को कॉस्मिक पर्टुर्बेशंस, परस्पर रिफ्लेक्शंस और एंगुलर प्लेसमेंट्स व लीनियर डिस्टेंसेस के एस्पेक्ट्स के दृष्टिकोण से एक नजर तक नहीं देख पाए। बिल्कुल एक अपरिपक्व विचारधारा की तरह। इसके विपरीत सनातन के प्राचीन ज्ञान कोश ने चंद्रमा को गति और बदलाव के साथ जोड़ा और इसे समय और जीवन के अनुभवों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली एक मेजर प्रणाली के तौर पर दर्शाया। सनातन का कैलेंडर मून बेस्ड है, जिसमें चंद्रमा की लगभग हर मिनट बदल रही पोजीशन को जीवन और इसको प्रभावित करने वाले पहलुओं से जोड़ा गया है। यह कैलेंडर चिरकाल से भारत में उपयोग में है। इसमें चंद्रमा के 29 दिन के ऑर्बिटल पीरियड और दिन रात को पूरी तरह सटीकता से वर्णित किया गया है, जिसके बारे में पश्चिमी विज्ञान को कुछ सौ वर्ष पहले ही पता चला है। सनातन का प्राचीन ज्ञान चिरकाल से ग्रेविटेशन और टाइम जोन्स के कॉन्सेप्ट्स का विस्तार से वर्णन करता आ रहा है। सनातन की विधाओं में समय की गणना दिन रात, फोर्टनाइट और महीने आदि चंद्रमा के मूवमेंट्स पर बेस्ड हैं। सनातन की प्राचीन ज्योतिष विद्या में जीवन के अनुभवों और तत्वों को चंद्रमा की पोजीशन के साथ बहुतायत से जोड़ा गया है। इसकी 120 वर्षों की विंशोत्तरी महादशा के कालचक्र की गणना जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से ही प्रारंभ और निर्धारित की जाती है। इस दैवीय ज्ञान पर मेरी पुस्तक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी के वॉल्यूम 2 में विस्तार से चर्चा होगी। पश्चिमी विज्ञान अनेक मून मिशंस के बाद भी यह नहीं समझ पाया कि चंद्रमा जीवन और इसे निर्धारित करने वाले अवयवों को कैसे और किस हद तक प्रभावित करता है। और वहीं सनातन का प्राचीन ज्ञान, जिसे लोग अक्सर अंधविश्वास और माइथोलॉजी समझते हैं, ब्रह्मांड की वर्किंग को इसके माइन्यूटेस्ट लेवल तक जाकर चिरकाल से वर्णित करता आ रहा है ना विस्मय की बात। अगर संभव हो तो ये याद रखिएगा कि चंद्रमा, अन्य ग्रहों, सूर्य और गैलेक्टिक एंटिटीज की ग्रेविटी, टाइम जोन्स और कॉस्मिक पर्टुर्बेशंस के बारे में आपने द साइंस बियॉन्ड पर या मेरी पुस्तक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी के द्वारा जाना। थैंक यू।